नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज से। एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहेंगे। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में ये भाग भी लेंगे। आपको बता दें, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सम्मान में ये समारोह किए जाएंगे। सीएम योगी नगर निगम में सफाई की निगरानी के लिए बने कंट्रोल रूम का अनावरण भी करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड MNIT में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में सीएम धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी शाम 4 बजे उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं सीएम योगी 3:50 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नगर विकास मंत्री AK शर्मा, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव मनोज सिंह, नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी और सीएम धामी का आज प्रयागराज दौरा है। 3:30 बजे के आसपास सीएम योगी पहुंचेंगे वहां पे, वहीं धामी 4 बजे पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के MNIT में ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, इन कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में ये भाग लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है? आज सीएम धामी और सीएम योगी दोनों ही प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही कुंभ को भी लेकर जो तैयारियां की जाएंगी उस पर भी चर्चा करने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज 2 मुख्यमंत्री संगम नगरी प्रयागराज में होंगे। हालांकि जो 2025 में कुंभ होने वाला है उसको लेकर के जहां एक मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तमाम जो योजनाएं हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका न सिर्फ निरीक्षण करेंगे बल्कि जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। वहीं अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की बात करें तो वो यहाँ के मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में कुंभ को लेकर के कार्य हो रहा है, जिसका समापन होना है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी हाल में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट लाइब्रेरी हाल है, वहाँ पर जो UPC कानून उत्तराखंड में लागू हुआ उसको लेकर के उनको सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह यानी 2 कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इसी कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ देर बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरबा कोर्स कहा जाता है वहाँ का दीक्षांत समारोह है, जिसमें वो शामिल होंगे। तमाम विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद फिर वो कुंभ से जुड़े कामों पर एक तरह से अपनी निगाहें डालेंगे। सबसे पहले वो नगर निगम जाएंगे, कुछ सर्किट हाउस में रहेंगे। उसके बाद नगर निगम में सफाई कर्मियों और तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, उस कार्यक्रम के बारे में शामिल होंगे। इसके बाद वो परेड पहुंचेंगे। परेड में जो मेरा प्राधिकरण का कार्यालय है वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके अलावा संगम के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर सकते हैं कि ये पूरा दिन आज दोनों मुख्यमंत्री संगम नगरी में रहेंगे। दोनों के कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं न कहीं कुंभ से जुड़ा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद, हालांकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका कार्यक्रम करीब 11 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से शुरू होगा। वही धामी इससे कुछ देर बाद वो आएंगे। सबसे पहले वो मोतीलाल शोएब, आज काफी VVIP मूवमेंट रहने वाली है प्रयागराज में, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ इंतजाम? इनको पहले से दोनों अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री, इनका प्रोटोकॉल है, इसी के तहत जो भी प्रक्रिया है उसको आजमाई जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि जिस रूट से ये लोग निकलेंगे उस रूट पर डाइवर्जन रहेगा। जब ये निकलने का इनका समय होगा तो किसी तरह से लोगों को भी परेशानी में इसका भी ध्यान रखा गया है और उन्हीं मार्गों का चयन किया गया है जिधर भीड़ का कम दबाव रहता है, तो उसकी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और जो सुरक्षा कर्मी हैं या सुरक्षा के इंतजाम देखने वाले हैं उनको समय पर ही मुस्तैद किया गया है, क्योंकि इन दोनों का अपना प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत जिनकी सुरक्षा है वो कर ली गई है। कार्यक्रम पहले से निश्चित था और उसी हिसाब से ये कार्यक्रम है। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही सीनेट हॉल में होगा। हालांकि इसमें बहुत लोगों को बुलाया गया है, उनकी जो
इनवाइट बिल्कुल किया है। शोएब, अभी अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम जो है यूपी के वो भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा सीएम धामी के साथ भी कुछ अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो और कौन कौन से वीआईपी जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उनके अलावा उनके कैबिनेट के मंत्री भी रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी इस कार्यक्रम में रहेंगे। उसके अलावा नंद गोपाल नंदी, जो AK शर्मा है मंत्री, वो भी रहेंगे। तो उनके साथ क्योंकि कुंभ से रिलेटेड जो विभाग के मंत्रालय है या उनके अधिकारी है, उनका एक बड़ा पैनल साथ में होगा, चाहे वो मुख्य सचिव हो, क्योंकि कुंभ से रिलेटेड जो मीटिंग होगी उसमें इन लोगों की भी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा अगर आप धामी की बात करें तो वो बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वो इस पर विचार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है और ये प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई सुनियोजित हिंसा में चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। जेल भेजे गए 27 आरोपितों से पूछताछ में पूरी प्लानिंग से हुई हिंसा की कहानी भी उजागर हुई है। बता दें पुलिस के अनुसार तय तैयारी के ही अनुसार पहले से ही घरों की छतों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें रख ली गई थी। महिलाओं को दो टूक संदेश था कि यदि मोर्चा लेने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई से घिर जाएं, तो बचाव के लिए छतों से वार कर देना वहीं से शुरू हुआ। आपको बता दें उपद्रवियों के हावी होने पर पुलिस ने जब सख्ती की तो छतों से महिलाओं ने मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया। वहीं ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से वार किया गया। इस पर पुलिस तितर-बितर हुई और मौका पाकर उपद्रवियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपितों से सरगना और हिंसा से जुड़े प्रमुख लोगों के नाम का भी पता चला है। उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। इस संभल मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि इस खुलासे में ये पता चला है कि जो घटना थी उसकी पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी थी। जो उपद्रवी थे उन्होंने पहले से ही कहा था कि अगर जवाबी फायरिंग की जाती है पुलिस की तरफ से तो जो महिलाएं हैं वो ऊपर से हमला कर सकती है, ईंट पत्थर फेंक सकती है। तो ये जो पूरी प्लानिंग थी ये पहले से ही की गई थी। तो पूछताछ के दौरान ये सारा खुलासा सामने आया है। हालांकि इस मामले में 27 लोगों को जेल भेज दिया गया था। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ है। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से अभी ये बड़ा खुलासा सामने आया है संभल मामले में कि पहले से ही ये पूरी प्लानिंग की गई थी उपद्रवी की तरफ से? प्रज्ञा, जिस तरह से संभल हिंसा मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर बात करें पत्थरबाजी की तो बड़ी संख्या में पत्थर भी मौजूद थे मौके पर, और वहीं दूसरी तरफ यह भी बात सामने आ रही है पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी उकसाया गया था पत्थरबाजी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो क्लू हाथ लगा है पुलिस को, नकाबपोश जो युवक है वह गोली चला रहा है। इसका CCTV में वीडियो भी कैद हो गया है। अब पुलिस उस शख्स को तलाशने में जुटी थी। वह शख्स कौन सा था, किस समुदाय का था और उसकी मंशा क्या थी। जिस तरह से 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है, पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि
पुलिस की गोली से 4 जो युवक हैं उनकी मौत नहीं हुई है और उनकी मौत जो है तमंचे की गोली से हुआ है और तमंचा चलाने का वीडियो भी अब पुलिस के हाथ लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अब इस मामले में सियासी एंट्री शुरू हो गई है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और यह कहा है कि पुलिस ने गोली चलाई जिससे युवकों की मौत हुई है। वहीं माता प्रसाद पांडे ने भी जिस तरह से हमला बोला और कहा है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस 2 अप्लाई लेकर चलती है, एक सरकारी और एक प्राइवेट। वहीं अगर AIMIM और कांग्रेस की बात करें तो सीधे तौर पर सरकार बिल्कुल आसिफ, अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल ही चेंज हो गया है। जिस तरह से अखिलेश यादव और ऐसी आरोप लगा रहे थे कि सरकार या पुलिस जो है वो पत्थरबाजी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने ये खुलासा किया है कि पहले से ही प्लानिंग थी, उपद्रवी जो थे वो पहले से ही ईंट पत्थर अपने घरों में रख चुके थे, महिलाओं को भी उकसाया गया था, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? प्रज्ञा अगर बात करें शाही जामा मस्जिद के सर्वे की तो जिस तरह से 19 नवंबर को इसका सर्वे हुआ था और जिस तरह से रविवार को दोबारा सर्वे हुआ, रविवार को नारेबाजी करते हुए लोग जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्लानिंग के तहत यह दंगा किया गया है, इसमें सरकार का हाथ है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से सच्चाई से पर्दा उठ रहा है और तमाम फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि पुलिस का गोली चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि यह दंगा जो है संयोग था या फिर एक प्रयोग, इसको लेकर पुलिस की टेंशन भी बढ़ गई है। अगर ऐसा होता रहा तो जगह जगह दंगे होंगे और पुलिस पिटेगी, पुलिस पर हमले होंगे। लेकिन आसिफ, यहाँ पर वजह क्या समझी जाए? क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे कर संभल हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत तो नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें, जो 4 लोगों की इसमें जान गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि देसी तमंचे और देसी कट्टे से गोली चली थी। तो ऐसे में क्या समझा जाए? एक तरफ पुलिस का यह दावा करना कि जो उपद्रवी थे उनके घरों पर पत्थर मिले, पहले से सुनियोजित साजिश रची गई, प्री प्लान किया गया था कि अगर प्रशासन की टीम सर्वे करने आती है तो दंगे भड़काए जाएंगे। अब ऐसे में पुलिस का एक पक्ष है और एक पक्ष यहां पर विपक्ष का है। जो विपक्ष के नेता कह लीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो जिस तरह से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो आसिफ, क्या समझा जाए? क्योंकि इस पूरे हिंसा को अगर देखें, संभल हिंसा से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें एक पक्ष पुलिस का है, पुलिस अलग तरह के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रशासन और योगी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से अगर संभल हिंसा मामले की बात करें तो एक तरफ जहां पुलिस कह रही है कि सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और गोली चली और बवाल बिगड़ा, इस मामले में 7 FIR दर्ज हुई है, 25 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस का कहना है कि पुलिस की गोली चलने से युवक की मौत नहीं हुई, जबकि प्राइवेट गन से ही गोली लगने की बात आई है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हो गई है। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तरह से भड़काऊ नारेबाजी की गई मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान, इससे लोग भड़क उठे और कहीं न कहीं साजिश से दंगा कराने की। वहीं विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि पुलिस अपनी कारस्तानियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है, उसके घर पुलिस वाले पहुंचते हैं, सादे कागज पर अंगूठा लगवाते हैं और यह कहते हैं कि पुलिस का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही कोई मीडिया को बयानबाजी करना है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक तरफ पुलिस का पक्ष आ रहा है तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले में अब जो
यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, काफी बढ़ गया है। इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जांच कराए जाने की मांग की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग भी तेज हो चली है। तो ऐसे में अब दूध का दूध और पानी का पानी होना जो है काफी टेढ़ी खीर दिख रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत का तड़का बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए क्योंकि अचानक से ये संभल हमला होता है, लोग इतने 4 लोग मारे जाते हैं, उसके बाद से अगर जिस तरह से पुलिस आरोप लगा रही है कि पहले से ही प्री प्लान था, तो क्या किसी, क्योंकि जो जनता होती है वो अचानक से अपने मन से तो ऐसे दंगे नहीं करती, उसके पीछे कोई ना कोई लीडर जरूर होता है, तो क्या कोई ऐसे बड़े नेता का नाम सामने आया है? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात करें दंगा भड़काने में तो सांसद बर्ग का नाम सामने आ रहा है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है, FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बचाव में सांसद का कहना है कि वह मौके पर नहीं थे, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। इसको मिलाकर इस तरह से जो दंगे की साजिश है कहीं न कहीं बड़ी है और कहीं न कहीं इसी को जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, इस मामले को दबाया गया, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि 4 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, यह भी अपनी बड़ी बात है। उन्हें गोली लगी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट गन से गोली लगने की बात हुई है। मौत की पुष्टि प्राइवेट गन से की गोली लगने से हुई है। इसे मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह अब यह मामला लड़कियों की स्कूल पकड़ता जा रहा है, सियासी बिल्कुल, यानी आसिफ संभल हिंसे को लेकर जो है योगी सरकार अब सवालों के घेरे पर है। हालांकि पुलिस का आरोप है कि पहले से इस हमले की प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि अब किसके आरोप कितने सच यहां पर साबित होते हैं, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर्स की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। लखनऊ से शादी समारोह के बाद वापस लौटते समय हादसा हुआ। सुबह 4 बजे के आसपास सड़क हादसे में 5 डॉक्टर्स की जान चली गई। सड़क हादसे में मौत के शिकार बने डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर नरदेव की पहचान हो गई है। मौत के शिकार ये सभी डॉक्टर्स बने हैं, ये पीजी कर रहे थे। हालांकि इस हादसे के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवारों में मातम छाया हुआ है। यानी कन्नौज से बड़ी खबर, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ये पांचों एक कार में सवार थे और एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुबह 4 बजे के आसपास ये सड़क हादसा हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या थी वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सड़क हादसे में 5 डॉक्टर्स की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। मौत के शिकार बने सभी डॉक्टर्स सैफई मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे थे। तो कन्नौज से बड़ी खबर, जहां 5 डॉक्टर्स की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता वंदना यादव का। वंदना, जिस तरह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आखिर हादसे की वजह क्या निकलकर सामने आ पा रही है और कितने बजे यह हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद कन्नौज में तिरवा किलोमीटर 196 पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और वजह जो निकल कर आई है वो ये है कि जो स्कॉर्पियो कार है जिसमें 5 डॉक्टर सवार थे, जो डिवाइडर की टकरा के दूसरी लाइन में जाकर पहुंची, वहां सामने से ट्रक आ रहा था, उसी में जाकर जो कारण निकल के सामने आया है। जी वंदना, क्योंकि सुबह 4 बजे के करीब हादसा हुआ है, क्या नींद का झोंका कारण माना जा सकता है? डिवाइडर से आखिर कार टकराई कैसे, क्या वजह? जी, निश्चित तौर पर यही माना जा रहा है कि जो 6 लोग सवार थे स्कॉर्पियो में, जो कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टर थे, जो कि लखनऊ में किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, तो वहां से वापस लौट रहे थे। तभी तड़के आज सुबह बुधवार को 4 बजे वो लखनऊ से सैफई वापस आ रहे थे। तो माना जा रहा है कहीं न कहीं नींद का झोंका आने के चलते जो स्कॉर्पियो कार है वो डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ जा पहुंची, जहाँ सामने जा रहे ट्रक में
टक्कर लगी, जिससे मौके पर 5 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। एक अन्य घायल भी है उसमें थी। बिल्कुल वंदना, अगर बात की जाए क्योंकि ये बड़ी घटना है, 5 डॉक्टर्स काफी सम्मानीय माना जाता है ये पोस्ट, और डॉक्टरों की वैसे भी बहुत कमी है। इस दौरान अगर 5 डॉक्टरों की मौत हो जाती है तो क्या सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है? जी, अभी जो तिरवा मेडिकल कॉलेज से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सीपी पाल ने बताया कि सुबह 4 बजे जो सड़क हादसा हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार थे, इसमें एक घायल था। तो उन्होंने जानकारी में ये बताया कि यूपीडा की गाड़ी द्वारा वहाँ पर कन्नौज मेडिकल कॉलेज में उन्हें पहुंचाया गया था, जहाँ पर 5 लोग मृत पाए गए, उन पर 1 लोग की हालत गंभीर है। वहीं पर अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो वहाँ पर पूरा कन्नौज जनपद का शासन प्रशासन भी मौजूद रहा, और जो डेड बॉडीज थी उनको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। वहीं बाकी जो अन्य घायल है उसका इलाज अभी कन्नौज मेडिकल कॉलेज में जारी है। वंदना, जिस घायल की बात निकल कर आ रही है उसकी स्थिति को लेकर आप अपडेट अपने पास रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर मैनपुरी से है, जहां करहल के नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रूबरू होकर संविधान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा पुराने ढर्रे पर उतर आई है और चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर विधायक तेज प्रताप बोले कि भाजपा दोषियों को बचाने का काम करती है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या के दोषियों को कार्रवाई करने की मांग कर रही है। वहीं खराहटगंज कस्बे सपा विधायक ने कहा कि भाजपा कैमरे के सामने संविधान को मानती है और कैमरा हटने के बाद संविधान को तार तार कर देती है। जिस तरह से लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ जो सरकार ने किया और लगातार संविधान के नाम पर ये लोग जो है बदलाव करने की बात करते हैं। अभी जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन इन लोगों ने किया, चाहे उसी समूह सीट हो, चाहे आपकी मीरापुर हो या आपकी कुंदरकी हो, बिल्कुल जो है संविधान को तार-तार नमन कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोगों ने आज संविधान दिवस पर शपथ ली कि संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी और मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। और भाजपा जो संविधान बदलने की बात करती है, बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो गरीब पिछड़े दलित और जो शोषित समाज था उसको आगे लाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहे और मजबूत हो, इस पर कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से कई जगह इन्होंने प्रयास किया माहौल खराब करने का, चाहे पहले बहराइच का मामला रहा हो, अयोध्या में भी एक मामला हुआ, तो लगातार सरकार इस प्रयास में है किसी तरीके से जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़े, क्योंकि सरकार के पास आज कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। काम उन्होंने कुछ किए नहीं है और चुनाव अब सामने है, 2 साल का चुनाव है, तो ये फिर से जो है जो पुराना ढर्रा इनका था हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने का, आज उसी को जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने दंगे कराए हैं। और आगे भी आप देखिएगा निश्चित कोई ना कोई बड़ा खुद से जो है कहीं ना कहीं दंगा कराने का प्रयास सरकार कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्ते।